नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 77वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम रोलेट एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार रोलेट एक्ट ने भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विरोध को जागृत किया और किस प्रकार के विरोध भारत में इसके खिलाफ किए गए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और जानने का प्रयास करते हैं रोलेट एक्ट के बारे में, ताकि आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न रोलेट एक्ट से संबंधित आते हैं तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले आपको इसकी तारीख याद रखनी है, तो यह मार्च 1919 में लाया गया और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार रोलेट एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार हुई। प्रथम विश्व युद्ध की बात होती है तो 1919 का समय होता है कि यह समय जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके समाप्ति का समय था। 1919 का समय 1914-15 से यह युद्ध प्रारंभ हुआ और 1919 में यह युद्ध समाप्त होता है। चूँकि भारत को शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से बहुत से वादे किए हुए थे कि विश्व युद्ध में जो भी जीत प्राप्त होती है, इस युद्ध में जीत प्राप्त होने के बाद आपको इस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे और जिन पर ब्रिटिश सरकार पलटती हुई दिखाई देती है और इस पलटती हुई बातों को लेकर भारत में विरोध की बातें और भी बढ़ने लगती हैं और लार्ज स्केल पर इसके विरोध किए जाते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं और इन विरोधों के चलते इनके ऊपर एक चीज़ और लाद दी जाती है कि यहाँ पर रोलेट एक्ट ला दिया जाता है। यह एक काला कानून था जिसमें कि बिना किसी एफआईआर के और बिना किसी वारंट के व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता था। इसमें देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि समाप्ति की कगार पर था या लगभग समाप्त हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप क्षोभ एवं असंतोष की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए गवर्नर जनरल जेम्स ने लंदन के एक न्यायाधीश जिनका नाम सिडनी था ने रोलेट एक्ट की अध्यक्षता 10 दिसंबर 1917 में राज्यद्रोह जांच समिति की नियुक्ति की और इस नियुक्ति में जो भी बातें रखी गई इनके अनुसार एक ऐसे एक्ट को लाने की बात की जा रही थी कि जो कि भारत के लोगों में जो भी विरोध की भावना जागृत हो रही है, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर हो रहे हैं, उनको किस प्रकार दबाया जाए, इसकी बात 10 दिसंबर 1917 से ब्रिटेन में होने लगी थी। और हम देखते हैं कि इस समिति को क्रांतिकारी गतिविधियों के स्वरूप एवं विस्तार की जांच करने तथा आवश्यक हो तो उसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। यहाँ पर जो समिति का निर्माण होता है उस समिति के उद्देश्य होते हैं कि आप इस प्रकार का कानून बनाए कि भारतीय क्षेत्र में हो रहे जो भी विरोध हैं, भारतीय जो क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं, उनको दबाने का एक हथियार तैयार किया जाए और यह हथियार था रोलेट एक्ट। इसकी तैयारी के लिए एक समिति गठित की जाती है, इसके अध्यक्ष होते हैं सिडनी, इसलिए इसे रोलेट सिडनी होते हैं, इसलिए इसे इन्हीं के नाम पर रोलेट एक्ट का नाम रखा जाता है। और यह हम देख सकते हैं कि यह क्रांतिकारी गतिविधियों के स्वरूप को दबाने के लिए तथा उनसे संबंधित मामलों की जांच करने के लिए यह जो कि बिल था यहाँ पर लाया जाता है। और हम देखते हैं कि 18 मार्च 1919 का जो समय था, यहाँ पर देख सकते हैं कि कानून पास होता है, जो कि यहाँ पर कानून पास होता है जिसे रोलेट एक्ट तथा उस विधेयक को अराजकता क्रांतिकारी अपराध विधेयक कहा जाता है। 18 मार्च का समय जो कि प्रमुख रूप से आप याद रखिए कि 18 मार्च 1919 में एक बिल पास होता है जो कि विधेयक बन जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोलेट एक्ट ही यह विधेयक था। इस कानून के अनुसार राज्यद्रोह के आरोप में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीयों को हथियार रखना निषिद्ध कर दिया गया था। यह एक्ट जिसने ब्रिटिशर्स के लिए एक हथियार के रूप में भारतीयों पर इस्तेमाल किया, जिसमें
वह किसी को भी देशद्रोह के आरोप लगाकर, किसी को भी देशद्रोह के आरोप में लिप्त करके उसको गिरफ्तार कर लेते, तथा भारतीयों पर हथियार हथियार रखने के लिए भी निषिद्ध कर दिया गया था कि कोई भी अगर हथियार लिए पकड़ा जाता है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, देशद्रोह के आरोप में उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। आगे देखने का प्रयास करते हैं। इस कानून को भारतीयों ने बिना अपील एवं बिना दलील का काला कानून कहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रोलेक्ट एक्ट लाया गया था उसमें किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती थी, यानी कोर्ट में आप जाकर नहीं कह सकते थे कि यह इल्लीगल है या कुछ भी, यानी इसकी किसी भी प्रकार की अपील नहीं होती थी और ना ही इसमें किसी वकील की आवश्यकता होती थी। अतः इस कानून को भारतीयों ने बिना अपील एवं बिना दलील का काला कानून कहा। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्हें शांतिपूर्ण सत्याग्रह सभा का आंदोलन करने का जो भी निर्णय है वह लिया गया और अधिनियम का सभी दलों ने सर्वसम्मति से आलोचना की, यानी जो भी जितने भी यहाँ पर दल मौजूद थे भारत में जो कि ब्रिटिश विरोधी हुआ करते थे, सभी ने सर्वसम्मति से इसकी आलोचना की। इस अधिनियम की व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मूल अधिकारों की हत्या वाला कानून कहा गया है। ऐसे ऐसे शब्द निकल कर आते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार कठोरतापूर्वक भारतीय लोगों पर लागू किया जा रहा था। इसमें इस अधिनियम को व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की, जो भारतीय व्यक्ति थे उनके पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं बची थी, किसी पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे पकड़ लिया जाता था, तथा उसके मौलिक अधिकार यानी कि कोई भी विरोध होता है या कहीं से भी इनका शोषण होता है तो उसके विरुद्ध कहीं भी बात उठती थी तो उस व्यक्ति को देशद्रोह के रूप में टारगेट करके उसको पकड़ लिया जाता था। अतः इस कानून को स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मूल अधिकारों की हत्या वाला कानून कहा गया। इस अधिनियम का देशव्यापी विरोध किया गया, हड़तालें की गईं, स्थानों पर कई स्थानों पर विरोध हिंसक भी हो गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब बिना किसी कारण के कोई भी आम सभा होती थी, यानी शांतिपूर्ण व्यवस्था तरीके से यदि कोई आंदोलन किया जाता था, जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन भी हर जगह तो हम ऐसा देख सकते हैं कि गांधी जी नहीं उपस्थित होते थे और वहाँ पर ऐसी सभाएं होती थी, तो उन सभाओं को देशद्रोही सभा का नाम देकर इनके द्वारा पकड़ लिया जाता था। आगे देख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड जब होता है तो हम देखते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड एक सभा ऑर्गेनाइज कराई जाती है जो कि अमृतसर में हरमंदिर साहिब के समीप ही जलियांवाला बाग में जो कि सभा कराई जाती है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर लोग बैठे होते हैं। अतः इस विरोध का सबक सिखाने के लिए जिस जिस प्रकार के जो भारतीय क्षेत्रों में विवाद हो रहे थे, इस प्रकार का सबक सिखाने के लिए एक निर्णय लिया जाता है और इसका कठोरतापूर्वक इस विरोध को दबाने के लिए यह एक आम सभा पर गोलियां चलाई जाती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जलियांवाला मैसेकर जो कि रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से ही सैफुद्दीन किचलू जो कि आंदोलनकारी हुआ करते थे, शांतिपूर्ण आंदोलन के चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं को गिरफ्तार करने के एवज में यह सभा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे देशद्रोही गतिविधि का नाम लेकर यहाँ पर गोलियां चलाई जाती हैं। रोलेक्ट एक्ट कानून के दूरगामी परिणाम हुए। रोलेक्ट एक्ट के कारण जो भी परिणाम हुए उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम के विरोध में आंदोलनों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब तक जो कांग्रेस संस्था आम रूप से कार्य कर रही थी वह एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध उदार नीति को त्याग कर, हम देख सकते हैं कि इसके पहले जो इनकी नीति हुआ करती थी महात्मा गांधी जी की, वह अंग्रेजों के प्रति उदारवादी नीति हुआ करती थी। यहाँ पर हमने देखा कि 1914 में 14-15 के समय में जब विश्व युद्ध की बात आती है तो अंग्रेज़ों द्वारा इनको मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि आप यदि विश्व युद्ध में हमारा साथ देते हैं तो आपको हम भारत में स्वायत्तता प्रदान करने का आग्रह को स्वीकार करेंगे। और इस प्रकार गांधी जी द्वारा आह्वान किया जाता है कि आप बड़े से बड़े स्तर पर विश्व युद्ध में शामिल होइए और भारतीय जनता को विश्व युद्ध में शामिल किया जाता है। और इसके उपरांत 1919 का समय होता है जबकि ब्रिटेन जो कि विश्व युद्ध होता है उसमें जीत हासिल होती है और इसके बाद अंग्रेज़ों की शर्तों जो कि
भारतीय द्वारा अंग्रेजों से जो भी शर्तें रखी गई थी उनको इनकार कर दिया जाता है, उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता है, उल्टा रॉलेट एक्ट भारतीय जनता पर थोप दिया जाता है। इसी सब से आहत होकर गांधी जी अंग्रेजों के प्रति जो इनकी उदारवादी नीति हुआ करती थी उससे अलग होकर प्रत्यक्ष रूप से इनका विरोध करने लगते हैं तथा सभी दलों द्वारा इस आंदोलन के विरोध में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो भी जितने भी दल थे सभी को एक तरह से प्रभावित किया और सभी दलों का विरोध जो कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निकल कर आया, यहाँ से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और जो भी अंग्रेजों के प्रति उदारवादी नीति रखते थे और उन्होंने भी अलगाववादी नीति का पालन करना प्रारंभ कर दिया। आशा करता हूँ कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो भी जानकारियाँ हैं आपको प्राप्त हो चुकी होगी और किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। आपको मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपके एग्जाम्स के जो भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से 10 दिसंबर 1917 में यह ब्रिटिश संसद में यह बिल लाया जाता है। 18 मार्च 1919 को यह कानून पास हो जाता है तथा रॉलेट एक्ट निकल कर आता है। रॉलेट एक्ट की नीतियाँ आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार के विरोध हो रहे थे और इस समय की परिस्थितियों को जानने का प्रयास भी हमने किया है और आपको समझ आया होगा। और जलियांवाला हत्याकांड की डेट भी आप याद रखिए कि 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला हत्याकांड, हालांकि इसकी चर्चा हम अपने एक सेपरेट लेक्चर के माध्यम से करेंगे। आशा करता हूं कि यह छोटे छोटे से प्रयास आपको समझ आ रहे होंगे और यदि आपको यह जो भी प्रयास हैं वह समझ आ रहे हैं और इसको आप ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कि इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन तक इन बातों को पहुंचाइए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।